हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज का जो वीडियो का टॉपिक है हमारा है मूड, जिसको आप अंग्रेजी के वर्ड जेड से भी डिनोट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हर प्रकार का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए, मूड क्या है। द मूड value is that value in a series of observation which most frequently and around which the other items of the set cluster densely। तो इसे समझते हैं कि हमारे पास, मान लीजिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक सीरीज दी गई है और इसमें 5 जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो 5 हमारा क्या कहलाएगा? मूड कहलाएगा। तो 5 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये है ये सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट है। और किसी सीरीज में अगर कोई आइटम, कोई नंबर सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट होता है तो उससे हम क्या कहते हैं? मूड कहते हैं। इसे अगर ग्राफिकली प्लॉट करें तो हमारा यहाँ पर 5 है और 5 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो ये मैक्सिमम नंबर बार रिपीट हो रहा है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो एक ही जगह पर बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। इसे ही हम क्या कह रहे थे? डेंस कह रहे थे। मीन्स कंसंट्रेटेड होने का मतलब है हमारा जो डाटा है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। इस वजह से हमारा जो है मोड जो है वो ये वैल्यू कहलाएगा, क्योंकि एक ही आइटम सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। इसे हम एक डेफिनेशन से समझ सकते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच ऑकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मोड। यानी एक ऐसी वेरिएबल है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, वही क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। मोड को कैलकुलेशन करने से पहले हम मोड के बारे में कुछ और बातें भी जान लेते हैं। जैसे आप जानते हैं, मोड जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाली आइटम होती है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मोड ही सबसे ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, सबसे ज़्यादा आइटम को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक कॉलेज प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पर 3 कैंडिडेट खड़े हैं और टोटल जो वोट हैं वो 800 है। अब यहाँ पर जो मिस्टर एक्स है उसको 251, मिस्टर वाई जो है उसको 278 और जेड जो है उसको 271 मिल रहे हैं। हालांकि ये देखा जाए कि सबसे ज़्यादा बार वोट जिसको मिले हैं वो वाई है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है वाई सबसे ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि एक्स और जेड अगर दोनों के वोट मिला दिए जाएं तो वाई के मिलने वाले वोटों से वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, इट डज नॉट फॉलो दैट आइटम फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंट ए मेजोरिटी आउट ऑफ ऑल। इसका मतलब ये नहीं है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वो ही मेजोरिटी में है सभी के लिए। और दूसरा हमारे पास ये भी है कि हमारे पास अर्थमेटिक मीन और मीडियन दोनों ही कुछ सिचुएशन ऐसी थी जहां पर वो परफेक्ट नहीं थे। जैसे कि मान लीजिए अगर हम ये जानना चाहते हैं मोस्ट कॉमन वेजेस या मोस्ट कॉमन इनकम या मोस्ट कॉमन हाइट या मोस्ट कॉमन साइज ऑफ शूज़ या मोस्ट कॉमन साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट, तो यहाँ पर हमारा अर्थमेटिक मीन और मीडियन जो है वो लागू नहीं हो पा रहा था। जैसे अर्थमेटिक मीन जो है वो एवरेज निकाल के दे देता है, बट यहाँ पर हमारे पास वो कौन सा नंबर है? मान लीजिए अगर हम वेस्ट साइज की बात करें तो हम एवरेज निकालने लग जाएं तो वो पॉइंट्स में आ जाएगा। तो इससे हमें ये मिलता है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो हमें मोस्ट फ्रिक्वेंट आइटम, मोस्ट कॉमन आइटम नहीं बता पा रहा। दूसरा मीडियन जो है वो एक मिड वैल्यू बताता है। मान लीजिए अगर हम किसी की इनकम की बात करें और हमारे पास यहाँ पर इनकम जो है इस तरह से है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर इनकम जो है यहाँ पर 1 मान लेते हैं, हमारा जो मीडियन वैल्यू है वो 100 आ जाता है। बट इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है ना कि ये हमारे बाकी के नंबर को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहा है, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम आइटम से इफेक्टेड था। इस तरह से कुछ ऐसी प्लेसेस भी हैं जहाँ पर अर्थमेटिक मीन और मीडियन अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा था, इस वजह से हमें मोड की ज़रूरत थी। आगे हम देखते हैं हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन को। तो हमारे पास सबसे पहले मेथड है इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड से अभी आप करके भी आए हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक डाटा दिया गया है, इस डाटा के अंदर हमारे पास एज दिए गए हैं, अलग अलग लोगों की एज दी गई हैं। जब हम इंस्पेक्शन मेथड को फॉलो करते हैं तो आप किस तरह से सोल्यूशन करेंगे? हम सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड कर लेंगे। वैसे अगर आप करना ना चाहें तो भी चल जाएगा काम, और हम डायरेक्टली हम क्या करते हैं, सारे डाटा को प्लॉट द्वारा से कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हमारा 22 है वो 4 टाइम रिपीट हो रहा है। बाकी हमारा 17 जो है 2 टाइम, 18 1 टाइम, 19 1 टाइम, 20 2 टाइम, 21 3 टाइम और 23 1 टाइम और 24 भी 1 टाइम। इस तरह से 22 जो है वो 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो वही हमारा क्या बन जाएगा? मोड बन जाएगा।
हमारे पास सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड हमारे पास है कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज। यहाँ पर हम इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत ही आसान होता है। मान लीजिए हमारे पास डाटा दिया गया है, यहाँ पर भी हमने मोड कैलकुलेट करना है, सेम क्वेश्चन है। अब जैसे हम वहाँ पर कर रहे थे कि हमारे पास हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लेंगे, पहले रीअरेंज कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? हमारा जो 17 है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, अब हमारा जो 17 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। 18 जो है 1 टाइम, 19 1 टाइम, 20 जो है वो 2 टाइम था, 22 जो था 21 3 टाइम, 22 जो है 4 टाइम, 23 1 टाइम और 24 1 टाइम। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है? हमारे पास 22 रिपीट हो रहा है। तो 22 ही हमारा क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। इस तरह से हमने डिस्क्रीट सीरीज में पहले डाटा को कन्वर्ट किया और फिर इंस्पेक्शन मेथड से मोड की कैलकुलेशन की। अब हम करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में हम मोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर भी हमारे पास सबसे पहले है इंस्पेक्शन मेथड, बट इंस्पेक्शन मेथड वहाँ पर हम इसको यूटिलाइज करेंगे जहाँ पर हमारा जो डाटा है वो रेगुलर नेचर है और होमोजीनियस इन नेचर है। तो देखिए हमारे पास क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, इसके अंदर हमारे पास एज और नंबर ऑफ पर्सन्स दिए गए हैं। जो एज जो है 110, 120, 130, 140, 150, 160 इस तरह से दिया गया है। एज दिए गए हैं, हो सकता है इस तरह की एज कभी ना हो, ये कुछ और मान सकते हैं आप, इसे ईयर्स मान सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास 2, 4, 8, 10, 5 और 4 हैं। आगे देखिए हमारे पास इसमें इंस्पेक्शन मेथड बड़ा ही आसान है। हमने यहाँ पर इंस्पेक्ट किया कि हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार कौन सी रिपीट हो रही है, जो कि हमारे पास 10 है। तो 10 के ऊपर वाला ही हमारा क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। इस तरह से मोड हमारा 140 आ जाता है। सेकंड मेथड है हमारे पास ग्रुपिंग मेथड। देखिए काफ़ी बार जब हम इंस्पेक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो इंस्पेक्शन मेथड से हमें रिजल्ट जो है वो सही नहीं मिलते, मीन्स एरर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा जो डाटा है इनरेगुलर है, नॉन रेगुलर है, या फिर नॉन होमोजीनियस है, या फिर हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग है वो वेरी स्मॉल है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है। यह क्या है, थोड़ी आगे चलकर दोबारा से बात भी करेंगे। तो हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? अभी जो मैंने बात कही कि हमारा जो ये 36 है, 36 और जो इससे बाद की जो फ्रिक्वेंसी है उसमें सिर्फ एक का ही अंतर है, एक का ही डिफरेंस है। तो इससे हमारा जो नॉर्मल देखा जा सकता है कि एरर होने की संभावना है। तो यहाँ पर ये भी है कि हमारा जब डाटा बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो सीरीज के एंड में या फिर सीरीज के बिगिन में, यानी हमारा जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है या तो शुरू में ही आ जाए या फिर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी एंड में हो जाए, इस सिचुएशन में भी हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग डाटा का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ग्रुपिंग मेथड में हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर ग्रुपिंग टेबल के बाद एक एनालिटिकल टेबल या एनालिसिस टेबल भी बनती है। तो ग्रुपिंग टेबल में हम क्या करते हैं, जो हमारे एक्स है यानी ऑब्जर्वेशन है उसको हम इस तरह से वर्टिकली लिख लेते हैं और फ्रिक्वेंसी को, पहली फ्रिक्वेंसी को भी हम लिख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी है वो 1 को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड जो है इसके अंदर हम आगे कॉलम बनाते जाएंगे। सेकंड जो है वो टोटल रहेगा 1 और 2, यानी इन दोनों का टोटल रहेगा। इस तरह से हम फर्स्ट और सेकंड का टोटल, फिर हमारे पास आगे आगे आने वाले 2 आइटम जो है उनका टोटल करते रहेंगे। जब टोटल करते हैं तो हमारे पास सबसे फर्स्ट जो टोटल है वो हमारे पास क्या रहेगा? 8 और 12 का टोटल करें 20, और इसी तरह 36 और 35 का टोटल करें 71, और 28 और 18 का टोटल करें तो 46। यानी हमारे पास जो सेकंड कॉलम बना हुआ है वो फर्स्ट और सेकंड का टोटल है। इस तरह से जो थर्ड है वो सेकंड और थर्ड का है, यानी हम फर्स्ट आइटम को यहाँ पर छोड़ देंगे। तो हमारे पास किस तरह से रहेगा? हम यहाँ पर अब कैसे रहेगा? हमारे पास 12 का और 36 का टोटल जो हमारे पास हो जाता है 48। इस तरह से हमने फर्स्ट को छोड़ दिया है। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ कॉलम है उसमें क्या कर रहे हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी हमारे पास फ्रिक्वेंसी में 8, 12 और 36 का हम टोटल करेंगे। उसके बाद 36, 28 और 18 का टोटल करेंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 नहीं हो रहा है तो हम लास्ट वाले डिजिट को हम छोड़ देंगे। इस तरह से हमारे पास जो टोटल रहेगा वो 56 और 81 रहेगा। इसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ कॉलम है उसमें हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेंगे। सेकंड, थर्ड और फोर्थ का मतलब 12, 36 और 35, और फिर 28, 18 एंड 9 का टोटल करेंगे। तो हमारे पास क्या रहेगा? 83 और 55 रहता है। और लास्ट में हमारा जो सिक्स्थ है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का।
थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो हमने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ किया, तो उससे पहले भी हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं और उसके बाद भी सिर्फ 2 हैं, इस वजह से हम बाकियों को छोड़ देंगे, सिर्फ इसका टोटल करेंगे जो कि 99 आ जाता है। अब यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे, हमने वैल्यूज को ब्लू में लिखा हुआ है, ये वो वैल्यूज हैं जो सबसे ज़्यादा हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम में देख पा रहे थे, हमारा जो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो थी वो 36 थी, और दूसरे में हमारे पास 71 और 63, फिर सबसे ज़्यादा वैल्यू 81, फिर 83 और 99। इस तरह से हमने क्या किया, ये ग्रुपिंग टेबल बना लिया है। ग्रुपिंग टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, एक और टेबल बनाएंगे जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल टेबल। तो एनालिटिकल टेबल हमने बना ली है। एनालिटिकल टेबल क्या करेंगे, जिसमें हम एनालाइज कर रहे हैं। देखिए हमारे पास जो ये कॉलम बनाए थे हमने, कॉलम 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो कॉलम नंबर 1 है उसमें हमारा 36 सबसे हाईएस्ट वैल्यू था, किसके आगे था, 20 के आगे था, तो हम 20 के आगे टिक मार्क कर देते हैं फर्स्ट में। इसके बाद हमारा जो 71 था वो हाईएस्ट वैल्यू था, जो 20 36 और 35 का टोटल था, जो 20 और 25 के सामने है, तो हम टिक मार्क कर देते हैं 20 और 25 के सामने। इसी तरह जो थर्ड कॉलम है उसमें 63 सबसे हाईएस्ट वैल्यू था, जो 35 और 28 का टोटल था, जो 25 और 30 के सामने था, तो हम थर्ड में 25 और 30 को टिक मार्क कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास फोर्थ कॉलम में 81 जो था वो हमारा जो टोटल था 25, 30 और 35 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी का था, तो हम इसको भी टिक मार्क कर देते हैं 25, 30 और 35। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ कॉलम में हमारे पास जो वैल्यूज थी 15, 20 और 15 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी का टोटल सबसे ज़्यादा था, और लास्ट में हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है, तो हम उसको टोटल कर लेते हैं, टिक मार्क कर लेते हैं 20, 25 और 30 को। तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं जो हमारा 15 है वो सिर्फ 1 टाइम रिपीट हो रहा है, और हमारा जो 20 है वो 4 टाइम है, और 25 जो है वो 5 टाइम है, और 30 जो है वो 3 टाइम है, और 35 जो है 1 टाइम है। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट यहाँ पर कौन है, हमारे पास 5 वैल्यू है, जो किसके सामने है, 25 के सामने है, तो मोड हमारा क्या हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा 25 जो है मोड की वैल्यू आ जाती है। बट अगर आप इसको इंस्पेक्शन मेथड लगाते हैं, आप देख पा रहे हैं इंस्पेक्शन मेथड से हमारे पास जो मोड की वैल्यू आती वो हमारी 20 आती, बट रियलिटी में कौन सी आ रही है, 25 आ रही है। इस तरह से हमारा जो डाटा था वो लाई कर रहा था, मीन्स एक्सपेक्टेड लाई कर रहा था, संभावित था कि वो कुछ झूठ बोल रहा है, हमारा डाटा सही से हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। इस तरह के डाटा को हम इल डिफाइंड भी कह सकते हैं। आगे देखिए, आगे वीडियो में इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। कंटिन्यू सीरीज में हम मोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहेगा, बाय इंस्पेक्शन मेथड और प्रिपेयरिंग ग्रुप टेबल मेथड या एनालिटिकल टेबल जो है उसकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, असरटेन करेंगे कि हमारा मोड कहाँ पर लाई करता है, मीन्स किस क्लास में लाई करता है। यहाँ पर भी 2 मेथड है हमारे पास, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, बट ये डिपेंड करता है हमारे डाटा के ऊपर, हमारा डाटा कैसा है। काफ़ी बार हमारा जो मोड है वो इस तरह का रहता है कि वो हिडन रहता है, उस हिडन मोड की कैलकुलेशन करने के लिए हमें ग्रुपिंग टेबल की ज़रूरत रहती है। तो दूसरा क्या रहेगा, हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी क्लास आइडेंटिफाई करने के बाद हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे और मोड की कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला है Z यानी मोड L1 प्लस डेल्टा 1 बाय डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाई बाय I, और इसी फार्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय I। तो हम ये समझ लेते हैं ये वैल्यूज़ क्या हैं। सबसे पहले L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास, यानी जो क्लास हमारी आइडेंटिफाई हुई है उसी क्लास का जो लिमिट 1 रहेगी, लोअर लिमिट रहेगी, वो हमारा L1 रहेगा। उसके बाद F1 क्या है, जो क्लास हमारी आइडेंटिफाई हुई है उसकी फ्रिक्वेंसी F1 कहलाएगी। उसके बाद F0 क्या कहलाएगी, F0 हमारा वो क्लास होगी जो F1 आइडेंटिफाई हुआ है उससे ऊपर वाली क्लास जो है, प्रीसीडिंग क्लास जो है वो F0 कहलाएगी। F2 क्या रहेगी, जो हमारे क्लास F1 आइडेंटिफाई हुई है उसके आगे वाली क्लास जो है वो हमारी F2 कहलाएगी। और उसके बाद हमारे पास डेल्टा 1 क्या है, यानी पहले वाले फार्मूले में डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 1 है F1 माइनस F0, यानी जो फ्रिक्वेंसी है हमारी मोड क्लास की उसमें से F0 यानी ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी लेस कर दें। और हमारे पास डेल्टा 2 क्या है, F1 माइनस F0। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने जो
हमारे नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको हम इग्नोर करते हैं, यानी ये जो दो साइड में पैरेलल लाइंस हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि यहाँ पर इसका रिजल्ट जो रहेगा उसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ और बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले बात यह है कि हमारे पास अगर हमारी क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म नहीं है, अनइक्वल है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसे इक्वल बनाएंगे, जिससे हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और जिससे हमें मिसलीडिंग रिजल्ट ना मिले। और क्या ध्यान देने वाली बात यह है, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी इक्वल है, यानी कोई दो फ्रीक्वेंसी इक्वल है, तो इस सिचुएशन में हमारा जो डाटा है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बाइमोडल कहलाता है। जिस तरह से मान लीजिए इसे हम एक ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पर हमारा जो डाटा है अगर हम उसे प्लॉट करें तो यहाँ पर हमें दो जगह ऐसी है जो सेम वैल्यू दे रही है, हाईएस्ट वैल्यू दे रही है। तो हमारा जो दो ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर मोड हमारा निकल कर आता है, तो ऐसा जो डाटा रहेगा वो बाइमोडल रहेगा। अगर बाइमोडल डाटा रहता है तो इसमें हमारा जो पहले वाला फार्मूला है वो अप्लाई नहीं हो पाता। ऐसा क्यों हुआ है बाइमोडल? क्योंकि हमारा सैंपल साइज जो है वो काफ़ी छोटा है। अगर हम इसे ठीक करना चाहें तो सैंपल साइज को बढ़ाकर ठीक भी कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है, हमने नॉन होमोजेनियस डाटा को इस्तेमाल किया है और काफ़ी बार हम ऐसा कर नहीं पाते कि हम डाटा को दोबारा से बढ़ाएं या कम करें। इस वजह से हम क्या करते हैं, एक दूसरा मेथड है हमारे पास, उससे हम मोड को कैलकुलेट करते हैं। इस सिचुएशन में हमारे पास मोड जो है हमारा इल डिफाइंड कहलाता है। अगर मोड हमारा इल डिफाइंड हो तो हम यहाँ पर मोड की कैलकुलेशन करेंगे मीडियन और मीन की हेल्प से, जिसमें हमारा फार्मूला रहता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और इस मेथड को हम कहते हैं इंपीरियल मोड हम भी कहते हैं, यानी इस तरह से जो अगर हमारा मोड कैलकुलेट कहलाए तो उसे हमारे पास इंपीरियल मोड कहा जाएगा। अब हम इसे एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारा 15 जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू है। और आगे बढ़ने से पहले हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला क्या है, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई आई। तो हमारे पास आप देख रहे हैं 15 जो है वो हाईएस्ट वैल्यू है। अगर 15 हमारी हाईएस्ट वैल्यू है तो इसके सामने वाली जो हमारे मार्क्स हैं यानी ऑब्जर्वेशन है, उसके अंदर जो क्लास इंटरवल हमारी सिलेक्ट हुई है उसके अंदर जो छोटी यानी लिमिट 1 है वो हमारा L1 हो जाएगा। और 15 जो है वो हमारा F1 है और 15 से ऊपर वाली वैल्यू जो है F0 है और 15 के बाद वाली वैल्यू जो है वो F2 हो जाएगी। और यहाँ पर I क्या रहेगा, 50 और 60 के बीच का जो डिफरेंस है यानी 10 जो है वो हमारा I हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसे डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो L1 के प्लेस पर हमने 50, F1 के प्लेस पर हमने 50, F0 के प्लेस पर हमने 12 और 2F1 यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 10। तो यहाँ पर आप देख पा रहे थे F1 0 जो है हमारा वो भी 12 है और F2 जो है वो भी 12 है। अब हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास 50 प्लस 15 माइनस 12 बाई 30 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 10 है। तो हमारे पास इस तरह से सॉल्व करें, अब हमारे पास जो Z है वो 55 आ जाता है। इस तरह से मोड जो है हमारा 55 आ जाएगा। किस सीरीज़ के अंदर, हमारा कंटिन्यूस सीरीज़ में। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं और हमें ये यहाँ पर पता चल रहा है कि हमारा जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 33 है और सेकंड हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 32 है और उसके जस्ट ऊपर ही है। इस तरह से हमारा जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड एरर होने के चांस रहते हैं इस सिचुएशन में। और दूसरी सिचुएशन ये भी है कि अगर हाईएस्ट वैल्यू हमारी टॉप पर हो या बिल्कुल बॉटम पे हो, ऐसी सिचुएशन में भी हमारे पास जो मोड है वो इल डिफाइंड होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। ऐसे में हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रुपिंग टेबल हम यहाँ पर बना लेते हैं। आप पहले से जानते हैं कि हम यहाँ पर हमारा 1 रहेगा, ये FV है हमारा, यहाँ पर 1 रहेगा, फिर हमारे पास 1 प्लस 2 रहेगा इस तरह से। तो हमारे पास यहाँ पर जो सबसे पहले 1 है उसमें 33 जो है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी। आगे देखते हैं हम क्या करते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस 2 1 प्लस 2 करें तो हमारे पास यहाँ 10 52 50 और 10 और इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारी 52 आ जाती है। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो है उसके अंदर 2 प्लस 3 करेंगे और 2 प्लस 3 करते हैं, फिर हमारे पास वैल्यू जो है इस तरह से सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो हमारी 65 आती है। और उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ कॉलम है उसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 2 प्लस 3 कर रहे हैं। तो लास्ट में हमारे पास जो सिर्फ 2 नंबर्स हैं इस वजह से हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 82 हाईएस्ट वैल्यू आ जाती है। अगर 82 हाईएस्ट वैल्यू आ जाती है
तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है 130 से लेकर 160 तक है। आगे हमारे पास फिफ्थ के अंदर हम क्या करते हैं, 2 + 3 + 4 करते हैं और जो वैल्यू बराबर आ रही है जो कि 58 और 58 ही आ जाती है। उसके बाद हमारा सिक्स्थ कॉलम क्या कहता है, देखिए सिक्स्थ कॉलम में हम क्या करते हैं 3 + 4 + 5 करते हैं। तो 3 + 4 + 5 करें तो हमारे पास टोटल 85 और 27 आता है, जो कि हाईएस्ट वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर 85 आ जाती है। इस तरह से ये सारी वैल्यू हमारी हाईएस्ट वैल्यू थी। जिस तरह से हमने पिछले वाले ग्रुपिंग टेबल में तो सारी वैल्यूज बनाई थी, तो ऐसा जरूरी नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा जो डाटा है ज़्यादा कंसंट्रेटेड सिर्फ यहाँ पर है। तो आप इतने ही यहाँ पर एनालिटिकल टेबल बना सकते हो। तो सिर्फ हम इतने ही एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। तो हमारे जो फर्स्ट आइटम है यानी फर्स्ट कॉलम है, उसमें हमारे पास जो है वो 40 to 50 के सामने है, तो इस वजह से यहाँ पर हमने क्लिक किया। उसके बाद हमारे पास 20 से लेकर 40 तक है, तो हम सेकंड में यहाँ पर 120 से लेकर 140 तक क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास अब की बार जो हमने एक टेबल है थोड़ा यानी अपोजिट किया है। तो पहले हम यहाँ पर डाटा बना रहे थे और यहाँ पर नंबर्स दे रहे थे, बट ऐसा ना करके हमने दूसरी तरीके से बनाया है। बट यहाँ पर इस तरह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज फिर भी सेम ही रहेंगी और हमारा डाटा भी सेम ही रहेगा, इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड में देख रहे हैं आप 65 हाईएस्ट वैल्यू थी, जो 130 to 140 और 140 to 150 था। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं 130 और 140 और 140 से 150। और उसके बाद हमारे पास फोर्थ जो है वो हाईएस्ट वैल्यू जो थी 82 थी, जो हमारे पास 130 से लेकर 160 तक हमने टिक मार्क किया है। और उसके बाद फिफ्थ कॉलम में हमारी सारी ही वैल्यू हाईएस्ट थी, तो हम यहाँ पर क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, इसको छोड़ देते हैं और बाकी सारी जगह हमने क्लिक कर लिया। इस तरह से हमारा जो सिक्स्थ है उसके अंदर हम देख पा रहे थे 120 से लेकर हमारे पास 150 है, तो यहाँ पर हमने टिक मार्क कर लिया। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो 120 से लेकर 130 है वो सिर्फ 3 है, और हमारे पास 130 से लेकर 140 वो 5 है, और 140 से 150 जो है वो भी 5 है, और 150 से 160 जो है वो 2 है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो 5 है वो 2 बार आ रहा है, यानी मोड हमारा 2 जगह तो हो नहीं सकता। तो इस वजह से हमारा जो मोड है ये बाय मोड सीरीज बन गई है। अगर बाय मोड सीरीज बन गई है तो हमें मोड को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, मीन और मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मीन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले डाटा को हम थोड़ा इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिस तरह से हम अप्लाई कर सकें। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमारा जो एफ और एक्स जो था उसको लिया और सबसे पहले हमने एम कैलकुलेट किया। एम स्टैंड फॉर मिड वैल्यू, तो हमारा 105 आता है, 115, 125, 135, 145, 155, 165 और 175। इस तरह से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने कोई ए एज्यूम कर लेंगे। हम यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड से मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अब एम में से ए को लेस किया। ए हमारे पास लेस करने से -30, -20, 10, 10, 20, 30 और 40। अब हम क्या कर रहे हैं, आई को अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि सारी वैल्यू हमारी 10 से डिविजिबल थी, तो हमने आई 10 को मान लिया है। वैसे नॉर्मली आई जो है इन दोनों के बीच का गैप भी काफ़ी बार हो जाता है। नॉर्मली आई जो वैल्यू रहेगी वो हमारी इंटरवल और आई जो है सेम ही नॉर्मली रहता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डी को आई के साथ डिवाइड करेंगे तो डी डैश निकल कर आएगा। तो हमारे पास हम यहाँ पर -3, -2, 1, -1, 1, 2, 3, 4। अब हम क्या कर रहे हैं, एफ को हम डी डैश के साथ, यहाँ पर डी डैश के साथ मल्टीप्लाई किया गया, डी डैश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, -12 यानी 4 3 जा 12 और 6 2 जा भी 12 होते हैं, 20 1 जा 12 और इस तरह से हमारे पास 33 1 जा 33, 17 2 जा 34 और 8 3 जा 24 और 2 4 जा 8। अब हम इसे क्या करना है, टोटल कर लेना है, तो 55 रहेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, मीन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन के लिए हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश है, यहाँ पर डी डैश होना चाहिए था, डी डैश डिवाइड बाय एन। एन क्या है हमारा, यहाँ पर एन सिग्मा एफ जो रहता है वो एन रहता है, जो कि 122 है, और आई जो रहेगा वो 10 रहेगा। आई काफ़ी जगह पर आई की प्लेस पर यहाँ पर सी भी लिखा हो सकता है, ये रिवर्स तरह भी यूज़ की जा सकती हैं। आगे हम क्या करते हैं, देखिए इसे हम सिंपली फार्मूले को पुट करते हैं। ए हमारा 135, सिग्मा एफ टी डैश 55 और n 122 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो अब हमारे पास जो मीन है उसकी वैल्यू निकल कर आ जाती है 139.51। अब हम मीडियन को कैलकुलेट कर लेते हैं। मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत रहेगी। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप f जानते हो,
यहाँ पर 4 एज इट इज लिखा गया है। उसके बाद हम इसमें 6 ऐड करेंगे तो 10, और इसमें फिर 20 ऐड करेंगे तो फिर 30, फिर इसमें 32 ऐड करेंगे तो 62, फिर हम इसमें 33 ऐड करेंगे तो 95, इसमें हम 17 ऐड करेंगे तो 112, और फिर इसमें 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास 120, और फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो हम 122। इस तरह से हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। पहले कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें वो क्लास आइडेंटिफाई करनी है जिसमें हमारा मीडियन लाई करता है। इसके लिए कि हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली n/2। n/2 करेंगे तो 122/2 तो हमारे पास 61 आता है। अगर हम 61 यहाँ पर आ जाता है तो हमारा जो है ये क्लास हमने सेलेक्ट कर लिया, 61 हमारा यहाँ पर लाई करता है। तो हम ऑटोमेटिकली देख सकते हैं यहाँ पर, तो हमारा जो L1 रहेगा, L1 रह जाता है हमारा 130, और F जो रहेगा वो रहेगा 32, और CF जो रहेगा वो हमारे पास 30 हो जाएगा, और I जो है वो हमारे पास 10 हो जाएगा। बस अब हमें क्या करना है, इस फार्मूले में इसको पुट करना है, और फार्मूले में पुट करने के बाद 130 प्लस 61 माइनस 30 डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 10, और हमारी जो वैल्यू है मीडियन की वैल्यू आ जाती है 139.69। अब हमारे पास मीडियन और मीन दोनों ही वैल्यू आ चुके हैं, तो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, जो कि है मोड क्या रहता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो हमने यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 139.69 और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 139.51, तो हमारे पास मोड इस तरह से आ जाएगा 140.05। तो इस तरह से हमारे पास अगर हमारा मोड इल डिफाइंड हो या फिर बाई मॉडल सीरीज हो तो हम मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। और मोड को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक और मेथड है जिसे हम ग्राफिकल मेथड ऑफ लोकेटिंग मोड भी कहते हैं। इसे हम ग्राफिकली मोड को कैलकुलेट कर पाएंगे, बट जब हम ग्राफिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी बोला कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमारी फ्रिक्वेंसीज जो हैं, हमारी क्लास इंटरवल जो है वो बराबर नहीं है तो पहले हम इन्हें बराबर करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम इस वजह से कर रहे हैं कि जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसके जो कॉलम्स बनेंगे उनकी थिकनेस सेम रहे, क्योंकि जो हमारे कॉलम्स होते हैं उनकी थिकनेस जो है हमारी क्लास इंटरवल के साइज को बताती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हिस्टोग्राम में प्लॉट कर लेंगे। तो हमने ये हिस्टोग्राम में प्लॉट कर लिया। हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 0 to 100, तो ये जो थिकनेस है सभी के बराबर है। इस वजह से है क्योंकि ये सेम क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम क्या करें, हम देख रहे हैं जो सबसे हाईएस्ट हमारा जो कॉलम बना हुआ है हिस्टोग्राम में, सबसे हाईएस्ट कॉलम है, उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन प्लॉट करते हैं इस कॉर्नर से दूसरे में यहाँ इस कॉर्नर तक, और फिर एक और लाइन प्लॉट करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पर हमारा मोड रहेगा जो कि है 240। इस तरह से ग्राफिकल मेथड से हम अपने मोड को आसानी से लोकेट कर पाएंगे। अब हमारे पास हम मोड के बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं, सारी ही चीज़ों को हम समझ चुके हैं, तो अब हम मेरिट और डीमेरिट को अच्छे से समझ सकते हैं, जो कि अब बड़े ही सिंपल तरीके से समझ भी आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास मोड की मेरिट्स क्या हैं, बहुत ही आसान है, सिंपल एंड पॉपुलर है, आसान है। जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है उसी को हम क्या कह देंगे, हमारे पास मोड कह देंगे। बट ये काफ़ी बार कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारा जो मोड है वो इल डिफाइंड होता है, या फिर मोड जो है वो आसानी से कैलकुलेट नहीं हो पाता, अनसर्टन भी हो जाता है। वैसे तो हमने कहा सिंपल है और पॉपुलर है, काफ़ी बार अनसर्टन भी हो जाता है। हम मेरिट की बात पहले कर लेते हैं। लीस्ट इफेक्ट ऑफ मार्जिनल वैल्यूज, मार्जिनल वैल्यू से बहुत ही कम इफेक्ट होता है, इसको हम ग्राफिकली लोकेट भी कर सकते हैं। बेस्ट रिप्रेजेंट वैल्यू है, काफ़ी जगह इसकी सबसे अच्छा यूज हो पाता है। नो नीड ऑफ ऑल द आइटम ऑफ फ्रिक्वेंसी, और हमें सभी फ्रिक्वेंसी आइटम की जरूरत नहीं रहती है। इसकी डीमेरिट क्या है, अनसर्टन एंड वैग्यू है, काफ़ी बार ये अनसर्टन हो जाता है कुछ कुछ केसेस में, जहाँ पर हमारा जो डाटा है वो सही से हमारे मोड को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। नो कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिकल ट्रीटमेंट, इसमें किसी प्रकार का एल्जेब्रिकल ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। और काफ़ी जगह जब ग्रुपिंग टेबल की बात करें तो काफ़ी जगह मुश्किल हो जाता है, यहाँ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है जब हम ग्रुपिंग टेबल की बात करते हैं। और यहाँ पर इग्नोर किया गया है, जो हमारी एक्सट्रीम फ्रिक्वेंसीज हैं उनको इग्नोर किया गया है। तो ये था हमारा मोड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप हमारे चैनल से इसी तरह बने रहेंगे, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।